रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी अपनी इकोलॉजी की कंप्लीट सीरीज चल रही है 4 CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए। अपने 2 से 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं पहले ही। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है इकोलॉजी का, लोट का वोल्टेरा मॉडल। मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ बोर्ड पर। मॉडल का नाम है लोट का वोल्टेरा मॉडल। ये हमारे इकोलॉजी का एक टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं, इस नाम पर ही चर्चा कर लेते हैं। लोट का वोल्टेरा क्या है? ये मतलब नाम तो काफ़ी डराने वाला लगता है बच्चों को, लेकिन एक्चुअल में इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं जितना डरावना इसका नाम है। ये लोट का और वोल्टेरा 2 साइंटिस्ट थे और दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से काम किया था। एक्चुअल में जो लोट का थे ये साइंटिस्ट नहीं होके ये क्या थे, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र थे, और ये मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे। ये एक मैथमेटिशियन फिजिशियन थे। दोनों ने साथ साथ काम नहीं किया था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था एक दूसरे से। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मॉडल अपने को किसके बारे में बता के जाता है। उससे पहले एक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, dN/dt बराबर होता है Rn। मतलब जब किसी एरिया में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो वहाँ पे अपने को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। ये कब देखने को मिलेगा? जब किसी एरिया में रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे ना, तब की बात है ये। फिर हमने देखा जब किसी एरिया में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होके लिमिटेड हों तो वहाँ पे हमको इस टाइप का समीकरण देखने को मिलता है, dN/dt बराबर Rn, और यहाँ पे मिलेगा K-N/K। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ आता है ये, इसको हम पहले तो लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन है ये, और इसको बेरुलस्ट पर्ल लॉजिस्टिक कर्व के नाम से भी जाना जाता है ना इसी इक्वेशन को। तो लोट का वोल्टेरा का जो मॉडल है एक्चुअल में इस बेरुलस्ट पर्ल या लॉजिस्टिक कर्व का ही आगे क्या है, इसका ही डेरिवेटिव है। ये लॉजिस्टिक कर्व वाला इक्वेशन अपने को बता के जाता है, जो अभी इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये बता के जाता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ग्रोथ इतनी कम हो जाती है। किसकी वजह से? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से इतनी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। क्योंकि इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से कुछ कमी निकल के आएगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू है ये Rn से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू कम हुई है ये हुई है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। अब हम देखेंगे इस इक्वेशन को लोट का और वोल्टेरा ने मैथमेटिक्स में किस तरीके से ड्राइव किया। उन्होंने बताया कि जब कोई एक सिंगल स्पीसीज है, जैसे मैं नाम देता हूँ स्पीसीज कोई 1 है, ये स्पीसीज 1 अकेले ही किसी आइसलैंड पे या किसी एरिया में ग्रो कर रही है, तो इसके लिए स्पीसीज 1 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, dN/dt बराबर Rn(k-N/k)। अगर इसको मैं स्पीसीज 1 के लिए लिखूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब के आगे आपको 1 लगा देना, dN1/dt R1N1K1 माइनस N1/K1। ये स्पीसीज 1 यदि अलोन ग्रो कर रही है, स्पीसीज 1 अलोन ग्रो करेगी तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा dN1/dt बराबर R1N1K1 माइनस N1/K1।
ऐसे ही मैं स्पीसीज 2 के लिए लिखूं तो स्पीसीज 2 के लिए क्या बन जाएगा ये dN2 अपॉन dt बराबर R2 N2 K2 माइनस N2 अपॉन K2। ये यदि स्पीसीज 2 अलोन किसी एरिया में ग्रो कर रही है तो उसके लिए ये बनेगा इक्वेशन लॉजिस्टिक कर्व वाला। अभी इतना समझ में आया। अब लोट का बोल्टेनर ने क्या बताया कि यहाँ तक तो केवल कौन सा कंपटीशन काम करेगा, ये कंपटीशन कौन सा है, इसमें किसी दूसरी स्पीसीज का इंटरफेयर नहीं है, ओनली खुद एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का आपस में कंपटीशन है। तो ये जो कंपटीशन है यहाँ पर ये भी कैसा होगा इंट्रा वाला, यहाँ पर भी कैसा होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लोट का बोल्टेनर ने इस इक्वेशन को दो स्पीसीज के लिए ड्राइव किया कि यदि कोई स्पीसीज अलोन ग्रो नहीं करके, जैसे कि कम्युनिटी में क्या होता है बहुत सारी स्पीसीज आपस में ग्रो करती हैं, तो जब दो स्पीसीज एक एरिया में ग्रो कर रही होंगी तो वहाँ पे अब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ साथ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी काम करेगा। तो दो स्पीसीज के लिए इक्वेशन कैसा होगा उसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। दो स्पीसीज के लिए बनेगा, जैसे यदि मैं स्पीसीज 1 की ग्रोथ देखना चाहता हूँ स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में, ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1 इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 2। स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में स्पीसीज 1 का ग्रोथ इक्वेशन कैसे देखने को मिलेगा ना, बहुत आसान है। dN1 अपॉन dt बराबर R1 N1 K1 माइनस N1 अपॉन K1 तो था ये पहले से, ये तो स्पीसीज 1 जब अलोन ग्रो कर रही थी, लेकिन अब स्पीसीज 2 के साथ में ग्रो करेगी तो स्पीसीज 2 कुछ ना कुछ इसकी ग्रोथ को सप्रेस करके जाएगी। तो कितना सप्रेस करेगी उसको मैं अलग पैरामीटर से लिख देता हूँ, माइनस एल्फा N2। मैंने उसको रेड कलर में शो किया है यहाँ पे। ये जो अल्फा N2 है ये क्या है, स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर इफेक्ट है, कितनी उसकी ग्रोथ रेट को कम करके जाएगी। तो देखो अभी ये जो K1 माइनस N1 था ये तो क्या था इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ग्रोथ कितनी कम होगी, और ये जो नया डिजिट ऐड हुआ है अल्फा N2 ये किसकी वजह से होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये किसकी वजह से है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। अभी पहले एक दूसरा इक्वेशन और लिख देता हूँ उसके बाद में समझेंगे ना ये अल्फा क्या है। dN2 अपॉन dt बराबर, अब हम देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 2 इन प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज 1। स्पीसीज 1 की प्रेजेंस में स्पीसीज 2 की ग्रोथ क्या होगी, वो dN2 अपॉन dt बराबर R2N2 K2 माइनस N2 अपॉन K2। ये तो अलोन ग्रो कर रही थी वो वाली बात है, लेकिन स्पीसीज 1 की प्रेजेंस में स्पीसीज 1 कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करके जाएगी ना, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा N1। अब देखो यहाँ पे अल्फा जो लिखा है इसको हम लिखेंगे कैसे अल्फा 1 2, और इसको मैं लिखूँगा अल्फा 2 1। ये थोड़ा सा फोकस करेंगे ना इस बात पे, ये है अल्फा 1 2 और ये है अल्फा 2 1। कभी कभी हम इसको अलग अलग इंडिकेट करने के लिए अल्फा या बीटा से भी शो कर देते हैं। अल्फा का मतलब होगा अल्फा 1 2 और बीटा का मतलब हो गया अल्फा 2 1।
ये अभी इसको समझेंगे, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, इसको अभी समझते हैं क्या होता है। पहले ये दो इक्वेशन देखो आप, स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में स्पीसीज 1 की ग्रोथ कितनी सप्रेस हो रही है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से अल्फा एन 2, और स्पीसीज 2 की ग्रोथ स्पीसीज 1 की प्रेजेंस में कितनी कम हो रही है, अल्फा एन 1। ये यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करो इसको, ये हो गई। अब समझते हैं जो मैंने उधर लिखा है अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1। जो अल्फा है इस 1 2 का मतलब होता है ये जो 2 नंबर वाली स्पीसीज है ये 1 नंबर वाली स्पीसीज की ग्रोथ को कितना इनहिबिट करेगी। तो इसको हम लिखेंगे इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। अल्फा 1 2 का मतलब क्या है, ध्यान रखें हमेशा जो फर्स्ट नंबर वाला डिजिट है जिस लिखा हुआ है वही वाली स्पीसीज अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज अफेक्ट होने वाली है, फर्स्ट नंबर वाली स्पीसीज अफेक्ट होगी, किसके द्वारा, दूसरे नंबर वाली स्पीसीज के द्वारा। ऐसे ही मैंने लिख दिया अल्फा 2 1, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसमें दूसरी वाली स्पीसीज अफेक्ट होगी किसके द्वारा, फर्स्ट नंबर वाली स्पीसीज के द्वारा। तो इसको लिखेंगे हम इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। समझ में आई बात। शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लोटगा वोल्टेरा ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, दोनों ने साथ साथ काम नहीं किया था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था एक दूसरे से। और इनका जो मॉडल है, ये जो लॉजिस्टिक कर्व वाला इक्वेशन है ना अपना, ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे काम करता है, इसी इक्वेशन को आगे जाके इन्होंने ड्राइव किया। और ये मॉडल हमको किसके बारे में बता के जाता है, ये मॉडल हमको बता के जाएगा कि अगर किसी एरिया में 2 स्पीसीज रहती हैं तो वो दोनों स्पीसीज उस एरिया में को एग्जिस्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये अपने को इसके बारे में बता के जाएगा। इससे पहले जो अपना लॉजिस्टिक कर्व वाला बेरोलिस्ट पर्ल इक्वेशन था वो अपने को बता के जाता था ओनली इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, मतलब एक ही स्पीसीज के मेंबर की ग्रोथ कितनी सप्रेस हो रही है। और ये हमको बता के जाएगा कि जब 2 स्पीसीज को छोड़ दिया जाए आपस में तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के साथ साथ अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से ग्रोथ कितनी सप्रेस होगी, या वो दोनों स्पीसीज साथ में रहेंगी या नहीं रहेंगी। अगर दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हुई तो वो वीक कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट या एक्सक्लूड कर देगी। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हुई तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन अनस्टेबल टाइप का को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। और दोनों वीक हैं तो दोनों में स्टेबल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये देखा था, ये तो अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए होता है, ये जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तब के लिए है। उसके बाद में फिर हमने देखा था कोई स्पीसीज 1 अगर अलोन ग्रो करे तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, या कोई स्पीसीज 2 अलोन ग्रो करे तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा। अब ये वाला जो फाइनल इक्वेशन है ये 2 स्पीसीज के लिए, जब 2 स्पीसीज एक साथ ग्रो करेंगी किसी एरिया में तब ये वाला इक्वेशन बनेगा। तो लोटगा वोल्टेरा ने जो इक्वेशन ड्राइव किया था वो ये वाला इक्वेशन थे दोनों। ये स्पीसीज 1 की ग्रोथ स्पीसीज 2 की प्रेजेंस में, ये स्पीसीज 2 की ग्रोथ स्पीसीज 1 की प्रेजेंस में। अल्फा का मतलब क्या बताया था, जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट लिखा हुआ है ये डिजिट 1, इसका मतलब फर्स्ट नंबर वाला डिजिट जो है वो अफेक्ट होगा सेकंड वाले डिजिट के द्वारा। तो यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है, दूसरी नंबर की स्पीसीज का स्पीसीज 1 के ऊपर। और अल्फा 2 1 का क्या मतलब है, स्पीसीज 1 का इनहिबिटरी इफेक्ट स्पीसीज 2 के ऊपर। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया हो तो अभी इसका आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इससे नेक्स्ट जो भी इसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है अभी अपन देखेंगे उसको। अब मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
अब देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। देखो अपने को कैसे इक्वेशन बना के देगा, ऐसे ग्राफ बना के देगा ना, ग्राफ के बेसिस पर आपको बताना है कौन सी स्पीसीज एलिमिनेट होगी या दोनों को एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। 4 ग्राफ पॉसिबल है, चारों को मैं एक साथ ही बता देता हूँ। देखो इस वाले एक्स एक्सिस पे जो N1 स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन है, और इस वाले एक्सिस पे जो N2 स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन है। ये लिख लिया हमने ना, N1 और N2। ये मैं कोई सी भी ऐसे लाइन खींच देता हूँ, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी ऐसे, ये और ये लाइन जो है ये कैरिंग कैपेसिटी को दिखा के जाएगी। जैसे यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होगी ये K1 स्पीसीज की, ये कैरिंग कैपेसिटी दी जाएगी आपको K2 स्पीसीज की। ऐसे ही इस ग्राफ को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इधर नीचे तो मैं लिख दूँ K2 और इधर लिख दूँ K2, और यहाँ ऊपर वाले बना दूँ अब K1 और ये भी बना दूँ K1। अभी इन दोनों में जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती ना, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ अगर इंटरसेक्ट करने वाला बनाए तो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो जैसे यहाँ पे मैंने K1 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको K1, यहाँ पे K2 लिखा तो यहाँ पे K2, यहाँ पे लिखा मैंने K2, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2 है तो ऊपर भी क्या होगा K2 और यहाँ पे K1। एक लाइन पे सेम रहना चाहिए ना, K2 वाली पर K2 और K1 वाली पर K1 रहना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं ये नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाला वाई एक्सिस होता है। दो बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे। जो K1 है, K1 जो हमेशा ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, अल्फा 1 2 से, और K2 हमेशा डिवाइड होगा किससे, अल्फा 2 1 से। ये दो बातें, K1 को हमेशा किससे डिवाइड करना है, अल्फा 1 2 से, और K2 को हमेशा किससे डिवाइड करना है, अल्फा 2 1 से। दूसरी बात, एक्स जो बाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर तो किससे डिवाइड करेंगे, अल्फा 1 2 से, एक्स एक्स पर करेंगे 2 1 से, और बाई एक्सिस पर किससे करेंगे, अल्फा 1 2 से। ये बात बस आपको समझनी है। उसके बाद में 4 ही इक्वेशन पॉसिबल हैं, इसमें 4 ग्राफ बनेंगे उनके। तो अब समझ लेते हैं ना एक एक करके। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ये जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पर किससे डिवाइड करना है, अल्फा 2 1 से। तो अल्फा 2 1 से डिवाइड करेंगे, और अल्फा 2 1 से किसको डिवाइड कर सकते हैं, ओनली K2 को। तो K2 जो है मैंने डिवाइड कर दिया किससे, अल्फा 2 1 से, और इस एक्सिस पर डिवाइड करेंगे किसको, K1 को, और वो भी किससे, अल्फा 1 2 से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, K1 को हमेशा अल्फा 1 2 से डिवाइड करना है, और K2 को हमेशा अल्फा 2 1 से। और एक एक्सिस पर एक ही से डिवाइड कर सकते हैं, या तो अल्फा से या बीटा से। तो मैंने यहाँ पे माना है कि बाई एक्सिस पे तो मैं अल्फा 1 2 से डिवाइड करता हूँ, और बाई उस पर एक्स एक्सिस पे अल्फा 2 1 से डिवाइड करता हूँ। अभी आप थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे लिखना चाहो तो इसको अल्फा और बीटा से भी लिख सकते हो। अल्फा का मतलब तो अल्फा 1 2 है, और बीटा का मतलब अल्फा 2 1 है। मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा मान सकते हैं हम। समझ में आई बात। तो K1 को हमेशा अल्फा 1 2 से डिवाइड करना है, K2 को हमेशा अल्फा 2 1 से डिवाइड करना है, और एक्स एक्सिस पे
अल्फ़ा 2 1 से करेंगे और वाई एक्सिस पर अल्फ़ा 1 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम ओनली किसको डिवाइड कर सकते हैं, के एक्स एक्सिस पर अल्फ़ा 2 1 से, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 2 1 सबको डिवाइड कर लो ऐसे आप, अल्फ़ा 2 1 और बाई एक्सिस पर k1 को डिवाइड करो अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 1 2, केवल k1 को डिवाइड करना है ना इधर। अब देखो ऐसे आपको ग्राफ बना के देगा। अब क्या करना है आपको, जब भी आप देखो लेफ्ट टू राइट चलते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है ना, ऐसे ही इस पे वाई एक्सिस पे लोअर टू अपर चलते हैं तो इस ग्राफ की वैल्यू बढ़ेगी ना, इस लाइन पर नीचे से ऊपर, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। अभी हमको देखो यहाँ पे कंपेरिजन करना है इन दोनों में। चलो एक्स एक्सिस से आपको निष्कर्ष निकालना है कि इस k1 में और इस k2 अपॉन अल्फ़ा 2 1 में कौन बड़ा होगा। तो सीधी बात है, जो राइट साइड में लिखा होगा वो बड़ा होगा और इधर जो ऊपर लिखा होगा वो बड़ा होगा। तो एक्स एक्सिस से क्या निष्कर्ष निकाला आपने, k1 से बड़ा है कौन, k2 अपॉन अल्फ़ा 2 1, k1 से बड़ा होगा अल्फ़ा k2 अपॉन अल्फ़ा 2 1। इसका मतलब ये जो अल्फ़ा 2 1 है ये बड़ा होगा या छोटा होगा एक से, सीधी बात है कि ये जो वैल्यू है ओवरऑल बड़ी हो गई है। इसका मतलब अल्फ़ा 2 1 क्या होगा, एक से छोटा होगा। अगर अल्फ़ा 2 1 की वैल्यू 1 होती तब तो k1 बराबर होता k2, लेकिन ओवरऑल इसकी वैल्यू बड़ी है k1 से, इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा 2 1 है ये क्या है, लेस देन 1, मतलब एक से छोटा है। ऐसे ही बाई एक्सिस से क्या निष्कर्ष निकला, बाई एक्सिस से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो k2 है ये k1 अपॉन अल्फ़ा 1 2 से बड़ा है, k2 बड़ा है किससे, k1 अपॉन अल्फ़ा 1 2 से। समझ में आई बात, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, इधर राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी। तो इसका मतलब यहाँ पे k2 बड़ा है k1 अपॉन अल्फ़ा 1 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तब जाके ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आया, अल्फ़ा 1 2 क्या है, बड़ा है एक से, अल्फ़ा 1 2 मोर। अब थोड़ा सा समझते हैं लेस और मोर से क्या निष्कर्ष निकलेगा। देखो अल्फ़ा 2 1 लेस है, इसका मतलब ये है कि इस 1 नंबर वाली स्पीशीज का इस 2 नंबर वाली स्पीशीज पर इनहिबिटरी इफेक्ट कम है। लेस का मतलब क्या है, कम है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे आप अल्फ़ा 1 2 मोर है, इसका मतलब 2 नंबर वाली स्पीशीज का 1 नंबर वाली स्पीशीज पर इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन स्पीशीज 2 इज लेस। बट 2 नंबर की स्पीशीज का 1 नंबर की स्पीशीज पर इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 नंबर वाली स्पीशीज 2 नंबर वाली को उतना इनहिबिट नहीं कर पा रही है जितना 2 नंबर वाली 1 नंबर वाली को कर पा रही है। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है यहाँ पे कि 2 नंबर वाली जो स्पीशीज है वो 1 नंबर वाली स्पीशीज को यहाँ से क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी और स्पीशीज एक क्या हो जाएगी, पूरी तरह से एलिमिनेट। क्या होगा इसका रिजल्ट, आने वाले टाइम में रिजल्ट क्या होने वाला है इसका, स्पीशीज 1 विल एलिमिनेट। कौन करेगा एलिमिनेट स्पीशीज 1 को, स्पीशीज 2। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे ये दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखो अगर ऐसा ग्राफ दिया हो अपने को तो यहाँ पे आपको बताना है इस एक्स एक्सिस से क्या निष्कर्ष निकलेगा। अच्छा 4 ही ग्राफ आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बस 5वां ग्राफ बनेगा ही नहीं। तो देखो एक्स एक्सिस से क्या पता लगा हमको कि जो k2 अपॉन अल्फ़ा 2 1 है ये छोटा है k1 से, छोटा है किससे, k1 से। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा है या कम,
अल्फा टू वन की वैल्यू ज़्यादा या कम, ये छोटा हो गया ओवर वैल्यू, इसका मतलब अल्फा टू वन होगा यहाँ पे ज़्यादा, तो अल्फा टू वन क्या होगा, मोर। ये तो एक्स एक्सिस से निष्कर्ष निकला, वाई एक्सिस से बताओ, K1 अपॉन अल्फा 1 2 बड़ा होगा किससे, K2 से। इसका मतलब ये जो वैल्यू है अल्फा 1 2 ये बड़ी है छोटी, ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब अल्फा 1 2 क्या होगा, लेस। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इस मोर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो 2 पर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये 1 वाली स्पीसीज 2 को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। लेकिन यहाँ नीचे देखो 2 का इफेक्ट 1 पर कम है, तो 2 वाली 1 को एलिमिनेट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या होगा आने वाले टाइम में, स्पीसीज 2 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। आने वाले टाइम में स्पीसीज 2 एलिमिनेट हो जाएगी। और यहाँ का रिजल्ट क्या था, स्पीसीज 1 विल एलिमिनेट। जिसका इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा होगा वो दूसरी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी, अगर दूसरी का भी ज़्यादा हुआ तो बच जाएगी। इस वाले ग्राफ से देखो K1 छोटा होगा किससे, K2 अपॉन अल्फा 2 1 से, K2 अपॉन अल्फा 2 1, ये वैल्यू बड़ी होगी पूरी। इसका मतलब अल्फा 2 1 ज़्यादा या कम, ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेस। ये तो निकला एक्स एक्सिस से निष्कर्ष। अब बताना है आपको वाई एक्सिस का क्या निष्कर्ष होगा, ये रहा। तो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है K1 अपॉन अल्फा 1 2, ये बड़ा है किससे, K2 से। तो देखो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब ये क्या होगा, अल्फा 1 2, अल्फा 1 2 क्या होगा, लेस होगा। नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी तो ओवरऑल बड़ी हो पाएगी। तो देखो यहाँ पे अल्फा 2 1 भी लेस है और अल्फा 1 2 भी लेस है। इसका मतलब ये है कि स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 पर इनहिबिटरी इफेक्ट कम है। यहाँ से क्या पता लगा, स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर इनहिबिटरी इफेक्ट कम है, मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट कम है। तो इस कंडीशन में दोनों ही स्पीसीज को एग्जिस्ट कर पाएंगी और इसको बोलते हैं हम स्टेबल को एग्जिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल को एग्जिस्टेंस। इसमें क्या हुआ था, इस वाले में, सेकंड वाले में, स्पीसीज 2 आउट कम्पीट या एलिमिनेट, आउट कम्पीट कर दी गई है। इसमें स्पीसीज 1 जो है आउट कम्पीट या एलिमिनेट कर दी किसने, स्पीसीज 2 ने। समझ में आई बात। 3 ग्राफ हैं, 3 निष्कर्ष हो गए। चौथा निष्कर्ष देखो यहाँ से K2 अपॉन अल्फा 2 1 छोटा है किससे, K1 से। इसका मतलब ये वैल्यू पूरी छोटी है, तो इसका मतलब अल्फा 2 1 क्या होगा, मोर। ये तो है एक्स एक्सिस का निष्कर्ष। अब बताना है आपको वाई एक्सिस का निष्कर्ष क्या होगा। तो यहाँ पे K2 बड़ा है किससे, K1 अपॉन अल्फा 2 1 से। K2 बड़ा है K1 अपॉन अल्फा 2 1। ये जो है ओवरऑल वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये अल्फा 2 1 क्या होगा, अल्फा 2 1 क्या होगा, मोर होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, दोनों ही वैल्यू मोर है, अल्फा 2 1 भी बड़ा है और अल्फा 1 2 भी बड़ा है। तो इसका मतलब इसका इनहिबिटरी इफेक्ट इसके ऊपर क्या है, ज़्यादा है। स्पीसीज 1 का स्पीसीज 2 के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है। और यहाँ से क्या पता लगा, स्पीसीज 1 का स्पीसीज अल्फा 2 1 बाई एक्सिस पे क्या है, 1 2 है ना, 1 2 था 1 2, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 2। तो स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है और स्पीसीज 1 का भी स्पीसीज 2 के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा है। दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे को बराबर इनहिबिट कर रही हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं।
तो ये कोएग्जिस्ट तो करेंगी, लेकिन ये स्टेबल टाइप का कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। इसको क्या बोला जाएगा? अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। ये हो गया आपका स्टेबल कोएग्जिस्टेंस। इसमें स्पीशीज 2 एलिमिनेट होगी, इसमें स्पीशीज 1 एलिमिनेट होगी। ये आपके एग्जाम में 4 ग्राफ ही आ सकते हैं, इसके अलावा 5वां ग्राफ कोई पॉसिबल नहीं है ना। इसमें लोटका-वोल्टेरा मॉडल के ऊपर कोई प्रीडेटर और प्रे के ऊपर बन सकता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये लोटका-वोल्टेरा मॉडल का था पार्ट फर्स्ट। ये था लोटका-वोल्टेरा मॉडल का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई कमी नज़र आई हो या कुछ पार्ट मिस हो गया हो जो समझ में नहीं आया हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हो। यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7891121253। अगर आपको हमारी ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। CSIR से रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। साथ में अभी हमारी इकोलॉजी की जो है सीरीज चल रही है, कंटिन्यू चलेगी ये, और लगभग विदिन 1 मंथ इकोलॉजी और एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में हम इससे आगे का जो पोर्शन बचा है उसको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इसके CSIR या जो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। वो हम स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से करेंगे आगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।